आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट जो कि सेकेंड ईयर का है, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम भी बोलते हैं, जिसकी हिंदी होगी विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन। तो इसका इकाई 1 करेंगे जो कि है विद्यालय संगठन व प्रबंधन, यानी स्कूल मैनेजमेंट और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल वो। तो स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर होंगी। क्या है, ये सब्जेक्ट जो है कुछ बहुत ही हटके नहीं है, स्कूल से रिलेटेड है सारा कुछ, स्कूल टीचर प्रिंसिपल, तो इसमें यही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है और मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से इसको हम समझेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका संस्थान, इसका संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट क्या है, और अधिगम के संस्था के रूप में हम कैसे विद्यालय को देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विद्यालय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि काफी सारे लोग मिलकर इसको चलाते हैं। तो देख लेते हैं, विद्यालय संगठन एक ऐसी संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्यों को मिलजुल कर चलाते हैं, और उपलब्ध जो भी भौतिक संसाधन हैं जैसे कि भवन हो गया, पुस्तकालय और भी चीजें हो गई, और मानवीय संसाधन जैसे कि शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, जितने भी हैं मानवीय संसाधन, उन सबको समुचित व्यवस्था करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराते हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, तो देख लेते हैं डेफिनेशन जो स्टीड ने दी। इन्होंने कहा, संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा वांछित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। कि जो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इस तरह का ग्रुपिज्म होता है जिसमें वांछित उद्देश्य जो होता है उसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय एक अधिगम संस्था के रूप में। हम विद्यालय को अधिगम संस्था के रूप में कैसे देखेंगे, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, ये समाज की परंपराओं का हस्तांतरण करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करता है, समाज की आवश्यकता अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ पारस्परिक सहयोग की भावनाओं का भी विकास करता है, जनतंत्रीय जो भावनाएं होती हैं उनका विकास करता है, आदर्शवादी परंपराएं और गुणों का विकास भी जो विद्यालय है ये करता है। इसीलिए हम इसको एक अधिगम संस्था के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, सिद्धांत क्या है, ये 4 चीजें पढ़नी होंगी। और विद्यालय प्रबंधक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका भी हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट होता क्या है। विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। मैनेजमेंट यानी मैनेज करना स्कूल को क्यों किया जाता है, ताकि उसके उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सके, और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर सके। व्यक्ति यानी यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट सबसे है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, मैनेजमेंट वाली परिभाषा। अभी पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो ट्रेवटर और न्यूपार्ट ने कहा था कि विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, उपकरणों, पुस्तकालय, विद्यालय भवन एवं आदि का इस प्रकार प्रबंध करता है जिससे क्या हो, इसका अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सके, मतलब इसके अच्छे यूज हो सके ये जो भी चीजें हैं, तथा योग्यता एवं क्षमता अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो ये आपके स्कूल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब बात करें एम की, उद्देश्य की, तो क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, स्कूल को मैनेज क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हमें स्कूल मैनेजमेंट करना चाहिए। योग्य एवं कुशल नागरिक तैयार करना, ताकि उसके अंदर जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो योग्य हो और कुशल नागरिक हो, क्योंकि आगे चल के वो समाज में भी अपना योगदान देगा। बालक में निहित शक्तियों का विकास करना, विद्यालय गतिविधियों का संचालन करना, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा हो तो ही सारी एक्टिविटीज वहां पर अच्छे से हो पाएगी। शैक्षिक संस्थानों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और निर्देशन करना, वित्त की व्यवस्था करना। अगर मैनेजमेंट ना हो तो पैसों, अभी कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कौन सी चीजों को कैसे रीयूज करना है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। शैक्षिक नीतियों और योजनाओं से अवगत कराना, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, विद्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, कमियों का पता लगाकर उसका निदान करना और बेहतर से बेहतर व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो गए कि इस वजह से जो है स्कूल मैनेजमेंट होता है। अब कार्य की बात करें कि जो फंक्शन है वो क्या है, तो नियोजन करना यानी कि प्लानिंग। तो अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो इसके अंदर एक कार्य आएगा कि प्लानिंग करना।
कब कौन सा आयोजन होना चाहिए, कब एनुअल डे कब होना चाहिए, कौन से गेस्ट आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते, टीचर कितने होने चाहिए, वॉशरूम कैसा होना चाहिए, कितने टीचर्स पे कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये सब मैनेजमेंट में आएगा। तो इन सब की प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है। उसके बाद है आयोजन या संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कोई भी फंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है। स्कूल है तो ऐसे ही नहीं पूरे साल पढ़ाई होती रहती है, पढ़ाई के अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, ट्रिप पे भी ले जाना होता है, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग भी होता है इसके अंदर। स्टाफिंग यानी नियुक्त करना, अगर टीचर्स की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है या बच्चे कम हैं तो आसपास जागरूकता फैलाना, अधिक बच्चों को स्कूल में लेकर आना, टीचर्स उनके मुताबिक होने चाहिए। ये नहीं 80 क्लास में 80 बच्चे घुसा दिए हैं और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है। निर्देशन यानी डायरेक्टिंग करना, ऊपर से जो है डायरेक्टर जैसे मूवी पूरी बनाता है उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ लोग ऊपर बैठे होते हैं कई पदों पर, जो हम नीचे पढ़ेंगे अभी इस यूनिट में, वो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। एकीकरण, इंटीग्रेशन होना चाहिए, हर बच्चा वहां पर समान है, हर तरह का बच्चा विद्यालय में आएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच, प्रिंसिपल टीचर्स के बीच, ठीक है। उसके बाद संप्रेषण, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग भी इसी के अंदर आता है। स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ये सारे काम आपके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है नौकरशाही का सिद्धांत। तो नौकरशाही का सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति ज्ञान व योग्यता आधारित होना चाहिए, कि देखिए इसको और ध्यान से समझने के लिए कि कार्यक्रमबद्धता निश्चित करना, कार्य विभाजन। नौकरशाही का सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप नौकर हो, वहां पे ये सेंस आता है पॉजिटिव वाला कि आपको जो काम मिला है ना, आप उस काम के लिए नौकर हो, आपको वो काम अच्छे से करना होगा। यहाँ पे व्यक्तिगत ज्ञान और योग्यता पर आधारित है। व्यक्ति का जो ज्ञान है और योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। जैसे कार्यक्रमबद्धता निश्चित करना, किसको क्या कार्य करना है। कार्य विभाजन, कार्यों को बांट देना। कार्य नियंत्रण, कार्यों पर नियंत्रण रखना। पदोन्नति और अगर कोई अपने कार्य पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको और आगे प्रमोट कर देना। व्यक्ति संबंधों का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व का सिद्धांत है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानना, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सहयोग, विकेंद्रीकरण व न्याय। एक स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। थर्ड है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। वहां पर हम अच्छे से अभिप्रेरणा करें, मोटिवेशन दें बच्चों को, अच्छा वातावरण हो, विकल्प हो, अच्छा वेतन मिले टीचर्स को, समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उसके बाद है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी समय, संसाधन और आवश्यकता के अनुसार फेरबदल करने की संभावना भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई रूल बना दिया, अब उससे किसी को प्रॉब्लम भी हो रही है तो हम उसको चेंज नहीं करें, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए, जब जैसे जरूरत हो हम नई नई चीजें वहां पर ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीजें स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा विद्यालय प्रबंधक के तौर पर प्रधानाध्यापक की भूमिका, कि एक स्कूल मैनेजर है, वो अगर स्कूल देखा जाए तो वहां का मैनेजर कौन हुआ, हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग उनके क्या क्या काम होंगे, योजनाओं का निर्माण करना, ठीक है। सेकंड, समायोजन व सामंजस्य स्थापित करना स्कूल में, अनुभव व क्षमता अनुसार कार्य वितरण करना, कि जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम दे सकते हो उन टीचर्स को, लेकिन कोई टीचर नया नया भी आया है तो उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया जा सकता, तो प्रिंसिपल इन चीजों को देखेगा। निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना, समय समय पर क्लासेस में प्रिंसिपल जाके देखते हैं कि कैसी टीचर्स पढ़ा रही हैं, कैसे क्लास में चल रहा है, एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं। व्यक्तिगत व सामूहिक अनुशासन बनाए रखना, सभी विषयों की समुचित शिक्षण व्यवस्था करना, शिक्षा विभाग व अधिकारियों से संपर्क करना, जो प्रिंसिपल है वो शिक्षा विभाग से भी कांटेक्ट में रहता है हर टाइम। समय समय पर आदेश देना और परिवर्तन करना उसमें। शैक्षिक व शैक्षिक वृत्तियों का गतिविधियों से अवगत कराना, अध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। तो ये सारे काम जो है स्कूल मैनेजर के तौर पे प्रिंसिपल के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा, 8 नंबर का नहीं तो 5 नंबर और शॉर्ट नोट तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है, तो इसको जरूर पढ़ लें। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले कि ये है क्या। तो इन 3 शब्दों को पहले खोल लेते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, संपूर्ण का मतलब हो विद्यालय में काम करने वाले सभी लोग, संपूर्ण लोग। गुणवत्ता यानी उत्पाद का स्थायित्व, यानी कि वहां से जो चीजें निकलकर आ रही हैं, जो बच्चे सीख के निकल रहे हैं। प्रबंधन यानी स्थायित्व के साथ उपभोक्ता की संतुष्टि, कि
जब वो बच्चा सीख के आ रहा है तो जो सीखने वाला बच्चा है उसको कितनी यूटिलिटी या संतुष्टि मिल रही है, उसके पेरेंट्स को कितनी संतुष्टि मिल रही है कि हमारा बच्चा जब इस स्कूल से पढ़ के आ रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका इससे भी क्लियर हो गया होगा कि ये संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा के सभी पहलुओं से गुजरता है। मतलब स्कूल या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। मतलब वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज भी, पढ़ाई भी, ट्रिप भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशंस भी होने चाहिए, बच्चे वहाँ पे कविताएं भी सीख रहे हैं, मतलब कोई कमी ना हो, संपूर्ण गुणवत्ता वहाँ पर हो। ठीक है। शिक्षक की मानसिक स्थिति, यहाँ पर शिक्षक की मानसिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है, और उसका पाठ्यक्रम, उसकी विधियां, जो वो टेक्निक यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए, वातावरण इत्यादि कारकों की गुणवत्ता में भी सुधार हो। ठीक है। उसके बाद परिभाषा की बात करें तो बेरी ने कहा कि गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, उत्पादन या परिणाम पर नहीं। प्रक्रिया यानी कि स्कूल में जो प्रोसेस चल रहा है ना बच्चे को पढ़ाने का, उस पर ध्यान दो, ना कि ये सोचना कि एंड में हमारा एक साल का रिजल्ट जो है वो 100% निकलता है या नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो रिजल्ट भी आपका 100% ही निकलेगा। तो ये बेरी का कहना है। अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये TQM हमें क्यों चाहिए। ये शिक्षकों की मानसिक दृष्टिकोण व प्रशिक्षण पर ध्यान देता है, क्योंकि ये संपूर्ण गुणवत्ता की बात करता है। शिक्षण विधियों में सुधार करता है, बच्चों का परिवेश जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन करने में भी ये बहुत सहायक होता है, प्रभावपूर्ण अनुशासन बना रहता है, शिक्षा में मूल्यों का समावेशन होता है, और नए उपागमों द्वारा शिक्षा में निरंतर सुधार जो है वो होता रहता है। नेक्स्ट जो है इसके एलिमेंट, इसके तत्व क्या है, मतलब किन किन चीजों के द्वारा ये TQM होगा। प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग जो है, गाइडेंस होनी चाहिए, मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशंस, और व्यवसायिक विकास भी होना चाहिए यहाँ पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और मूल्यांकन एंड में होना चाहिए। ये सब इसके एलिमेंट हैं। अब देख लेते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की प्रासंगिकता, यानी कि इसका जो है रेलिवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है इसके होने की। तो विद्यार्थियों व अध्यापकों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाना, विद्यालय संसाधनों के बीच दूरी कम करके संगठन का निर्माण करना, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना, बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देना, और विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना। तो ये सारी इसकी रेलेवेंस है, अगर ये हम यूज करेंगे अपने स्कूल में तो ये सारी चीजें भी अपने आप ही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन लागू करने में चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस। क्यों नहीं कोई भी स्कूल जो है वो पूरा TQM हासिल कर पा रहा है। संपूर्ण गुणवत्ता यानी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा या शिक्षा की ऐसी तकनीक नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली चीज विद्यालय का उद्देश्य, कि विद्यालय के उद्देश्य हो सकते हैं कि हमने ठीक से नहीं वो किए हैं, रखे हैं जिसको हम पाए। विद्यालय का उद्देश्य ही नहीं है हमारे पास, तो हम TQM हासिल कैसे करें। अगर विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ ये हो कि 100% रिजल्ट चाहिए, तो सिर्फ पेपर के टाइम पे बच्चों को रटवा दिया, पढ़ा दिया या बता दिया और फिर 100% रिजल्ट आ गया, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसा कि बैरी जो है वो बोलते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग है उच्च प्रशासन का उद्देश्य। प्रशासन जो होता है ना, उसका उद्देश्य भी कुछ ज्यादा ही उच्च हो जाता है, वो भी इन्हीं चीजों की डिमांड करता है कि रिजल्ट 100% हो तो वो स्कूल अच्छा है, जिसके रिजल्ट कम आते हैं वो अच्छा नहीं है स्कूल, ऐसी बातें होती हैं। विद्यालय का वातावरण कई बार अच्छा नहीं होता, शिक्षण विधियां खराब होती हैं, अध्यापक व प्रधानाचार्य जो होता है उनका दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग होता है। कई बार टीचर तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो बर्डन करता है कि हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए। या फिर कई बार प्रिंसिपल जो होते हैं वो कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, बट जो क्लास टीचर्स होते हैं वो बच्चों को सिर्फ एग्जाम टाइम पे नंबर दे देते हैं या फिर आंसर्स क्वेश्चन बता देते हैं, और फिर इस वजह से जो है TQM हासिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संपूर्ण विद्यालय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन के संभावित कदम, कौन कौन से जो स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है PDCA। सबसे पहला है प्लानिंग करना, नियोजन चरण। सबसे पहला जो स्टेप है हम वहां पे प्लानिंग करेंगे। सेकंड है कार्यान्वयन, अब हमने प्लानिंग कर ली, अब हम उसको अंजाम देंगे। उसके बाद जांच चरण यानी फेज C से, यानी अब उसकी जांच भी करनी है थी वो कितना काम कर रहा है। उसके बाद है अभिनय चरण, लास्ट में एक्टिंग फेज, फिर जो है हमारा वहां पर रिजल्ट निकल कर आने लगेगा। तो ये उसका क्या है, कार्यान्वयन के चयन है,
ठीक है, चरण यानी कि स्टेप्स हैं किस तरीके से हम किसी भी शिक्षा क्षेत्र में TQM को हासिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम केंद्रीय स्तर की बात करेंगे। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था और जो है केंद्रीय स्तर पर मानवीय संसाधन विकास। अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें कि शिक्षा का जो मेन हेड है, जो सबसे ऊपर किसके हाथ में है, तो वो है हमारा केंद्रीय स्तर पर मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय। इन्हें आप ध्यान से समझे, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के बेस पर भी। उसके बाद क्या होता है, दो भागों में यहाँ पे बढ़ जाती है शिक्षा। एक तो विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा विभाग जो है वो उच्च शिक्षा को देखेगा और जो हमारा विद्यालय स्तरीय शिक्षा और साक्षरता विभाग है वो CBSE हो गया, NCERT हो गया, सीटेट हो गया और NIOS, KVS, NBS, NCTE। तो ये सारे जो हमारे बोर्ड हैं ये हमारे विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंडर आते हैं, जितना भी स्कूल की शिक्षा है वो। उसके बाद देख लेते केंद्रीय स्तर पर सरकार की भूमिका क्या है, क्योंकि अभी हम केंद्रीय स्तर पर शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो योजनाओं को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्क करना शिक्षा के संबंध में, सूचनाओं का वितरण, अगर कोई सूचना जारी होती है करिकुलम में या फिर कोई नई योजना स्कॉलरशिप आ रहा है तो ये भी जो सरकार है वो बताए, टीवी पर ऐड दे, बच्चों को बताए कि आपके लिए ये स्कॉलरशिप है, ये लोन मिल सकते हैं शिक्षा के, तो ये इन सब का प्रसारण भी गवर्नमेंट करेगी। विभिन्न परियोजनाएं वो चला सकती हैं, छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप भी प्रदान करती हैं। अब देख लेते हैं बार केंद्र सरकार की शैक्षिक संरचना कैसे बनाई गई है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ऊपर जो हाथ में जिसके बागडोर है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद हमारा आ जाता है नीचे राज्यों के पास, तो राज्य स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, अभी मैंने पीछे भी बताया, उच्च शिक्षा विभाग जिसमें कॉलेज स्टडी आ जाएंगी और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसके अंदर जो है तीन लोगों के हाथ में जो शिक्षा की बागडोर है वो आएगी, आयुक्त, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और परामर्शदाता यानी जो एडवाइजर होते हैं वो, एडवाइजरी बोर्ड। तो केंद्रीय स्तर पर हो गया। राज्य स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम दिल्ली की बात कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका लास्ट जो टॉपिक है इस सिलेबस का जिसमें दिल्ली के बोर्ड और दिल्ली EMCD से रिलेटेड है वो आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासनिक संरचना होती है, हम दिल्ली की मान लेते हैं। उसके बाद दिल्ली प्रशासन, इसकी जगह कोई भी राज्य हो सकता है। फिर आते हैं मुख्यमंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, फिर शिक्षा सचिव आएंगे। ठीक है, इस क्रम को जरूर याद रखें, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर शिक्षा निदेशक, फिर क्षेत्रीय निदेशक यानी क्षेत्रों के हाथ में आ जाएगा यहाँ पर। फिर शिक्षा जो है उप निदेशक हो जाएगा, ये प्रत्येक जिले का होता है। फिर उप शिक्षा अधिकारी होगा और उसके नीचे हमारे आएंगे प्रधानाचार्य जी। और प्रधानाचार्य के बाद यहाँ पर दो डिवाइड कर देंगे हम, एक तरफ तो हमारा TGT और प्राइमरी के जो भी टीचर्स वगैरह आता है, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट और PGT टीचर जो होते हैं वो हमारे आएंगे। तो इस तरीके से राज्य स्तर पर हमारा शिक्षा का जो संस्थान है, संरचना है वो बटा हुआ है। इसी तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर आप यहाँ से जोड़ लीजिए कि क्षेत्रीय प्रशासन हो गया, उसके बाद शिक्षा उपनिदेशक, फिर प्रिंसिपल हो गए, फिर प्राइमरी टीचर्स हो गए, इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको बोला कि इस यूनिट 1 में जो लास्ट टॉपिक है ना दिल्ली के बोर्ड से रिलेटेड है, तो वो हम अभी यहीं पे कर लेंगे। तो दिल्ली विद्यालय शिक्षा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। तो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय जो है वो दो तरह के हैं। एक है सर्वोदय विद्यालय जो 1 to 12 होता है और एक होता है प्रतिभा विकास विद्यालय जो 6 to 12 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिल्ली नगर निगम के विद्यालय की, जिसे हम MCD स्कूल्स भी बोलते हैं। तो इनके काम क्या है, मेनली ये देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा इन विद्यालयों के लिए अनुदान दिल्ली नगर निगम प्रशासन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो MCD स्कूल होते हैं। इसकी स्थापना 1958 में ही हो गई थी और 11 जिलों में ये विभाजित है। ये आपको याद रखना है, सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी संरचना। ये तो सबसे ऊपर होता है MCD, फिर कमिश्नर होता है। आप चाहें तो इसकी हिंदी किसी डिक्शनरी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इनको जो है ना पेपर में इंग्लिश में भी ये टर्म यूज करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, MCD आया बोर्ड सबसे ऊपर, फिर कमिश्नर होगा, फिर एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन, फिर डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन। ये MCD है तो प्राइमरी स्कूल की ही बात होगी। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर असिस्टेंट डायरेक्शन और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर और फिर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आपका जो है बढ़ता है आगे। उसके बाद एक चीज और है दिल्ली में, एनडीएमसी यानी दिल्ली नगर निगम। अब एनडीएमसी क्या है, इसमें एनडीएमसी में विद्यालय आते हैं 1st to 12th के, और नवयुग विद्यालय प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो विद्यालय इसके अंदर कंक्लूड किए जाते हैं। एनडीएमसी अधिनियम जो है वो 1994 में आया था, और प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है ना इसका वो आईएएस रैंक का होता है। मतलब ये जो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस वगैरह बनते हैं ना, वो बैठे होते हैं सबसे ऊपर। इस शिक्षा को ऐसे ही नहीं संभाल रहे होते हैं, ऐसे ही नहीं कोई भी नई शिक्षा नीति ले आता है, या जो हमारे नेता लोग होते हैं वो तो इतने पढ़े लिखे होते ही नहीं है कि वो अच्छी नीति या फिर अच्छी योजनाएं चला सके। तो कहीं ना कहीं जो एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर बैठा हुआ है जो इन चीजों को देखता है। तो जो एनडीएमसी है दिल्ली का, उसमें जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है ना मेन, वो आईएएस वाला बंदा होता है। किसी ने आईएएस क्रैक किया होगा, आईएएस एग्जाम, तो उसे हो सकता है कि ये वाली जॉब या सीट मिली हो। यह विभिन्न भागों में बटा होता है, जैसे प्रशासनिक विभाग अलग होगा, जनरल विभाग अलग, वित्त विभाग अलग। ये अच्छी बात है कि विभागों को बांट दिया है ताकि वो काम अपना अच्छे से कर सके। कंप्यूटर विभाग, मानवता विभाग, विज्ञान विभाग, ये सारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो देख लीजिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित कैंट नाम से जाना जाता है। ये स्थापित तो अंग्रेजों द्वारा था, 1914 में हुआ था, और इसे जो है कैंट के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सर्वोच्च बोर्ड माना जाता है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सीटेट में, भारत का सर्वोच्च बोर्ड जो है वो किसे माना जाता है। तो हम तो सीबीएसई या एनसीईआरटी लगा के, मतलब सीबीएसई लगा देंगे, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो सर्वोच्च बोर्ड माना जाता है। इसमें आप देखिए, ये जो कैंटोनमेंट है ना, इसका मतलब होता है छावनी। छावनी से आप क्या समझते हैं, जहां पर सिपाही लोग रुकते हैं उस जगह को हम कई बार छावनी नाम से बुलाते हैं। तो ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है या उनके बच्चों के लिए होते हैं यह स्कूल। तो वर्तमान में कैंटोनमेंट जो बोर्ड है वो 2006 के अधिनियम 19 के अंतर्गत रक्षात्मक अधिनियम द्वारा संचालित है, यानी 2006 वाला हम यहाँ पर अभी मान रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है वो डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस के हाथ में होता है। मैंने बताया आपको कि ये सिपाही से रिलेटेड है, तो इसके जो प्रशासनिक नियंत्रण होते हैं जिसके हाथ में, वो होता है जनरल डिफेंस के हाथ में। टोटल कितने विद्यालय हैं, केवल 8। ठीक है, याद रखना है आपको, केवल 8। एक निजी यानी प्राइवेट, 6 उच्च माध्यमिक है और एक विशेष विद्यालय है। तो टोटल 8 हो गए आपके। सभी विद्यालय कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित है, यानी जो छावनी क्षेत्र होते हैं वहां पर स्थित है। जो सभी कंटेनमेंट स्थानीय जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब जितनी जनसंख्या उसी हिसाब से विद्यालय जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें सारे बोर्ड यहाँ पर डिस्कस करने होंगे हमें। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीमेट, डाइट, डीयूआरसी, बीआरसी और सीआरसी, इन सबके विद्यालय के कार्य और इसकी जो भूमिका है वो, यानी कार्य भूमिका एक ही चीज हुई। तो पढ़ लेते हैं एक एक करके सबको। पहला हमारा एनसीईआरटी है, सब जानते हैं, सबने एनसीईआरटी, सबने नहीं तो ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी से कर रहे हैं दिल्ली में पढ़ाई अपनी। तो इसकी फुल फॉर्म पेपर में ना, इनकी फुल फॉर्म सीटेट के पेपर में इनकी फुल फॉर्म आने के बहुत चांसेस हैं। तो मतलब आप जरूर इसको देख लें एक बार फुल फॉर्म। काम तो लगभग सबके सेम ही हैं, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड बोर्ड हैं, तो शिक्षा में सुधार करना, योजनाएं बनाना, ये आप बनाकर जो है इनके काम ले सकते हैं। लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म है वो आप बनाकर नहीं कर पाएंगे, और एग्जैक्ट आपको ऑप्शन में भी मिलते जुलते मिल जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन्हें जरूर याद कर ले अपने सीटेट के लिए भी, और एग्जाम में तो काम आ ही आएगा। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसकी बात कर लें काम वाम की, तो सभी क्षेत्रों व शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च का काम करेगा ये। शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, कार्य व शैक्षिक संगठनों का अभिकरण यानी टूल्स प्रदान करता है जो भी जरूरत होती है। पाठ्यक्रम व अन्य अनुदेशीय सामग्रियों का विकास करता है, शैक्षिक सूचना एकत्रित करता है और संकलित करके प्रसारण करता है उसका। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कार्यक्रम बनाता है, यूनेस्को के साथ ये शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्य करता है, और प्रशिक्षण के मॉड्यूल भी ये तैयार करता है। सेकंड है एससीईआरटी। तो जो बच्चे दिल्ली से डाइट कर रहे हैं वो तो इसके बारे में अच्छे से ही जानते होंगे, क्योंकि उनका वो जो बोर्ड है वो एससीईआरटी है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके क्या काम होते हैं, टीचर ट्रेनिंग है ना, ये टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है आपको।
तो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में तकनीकी और अकादमिक सहयोग बनाकर आप काम जो है ना इजीली ले लेंगे। शिक्षण अधिगम समस्या की सुलझाना, प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान कार्य करना, शिक्षण संबंधी नए उपायों और विधियों की खोज करना, शिक्षकों को सशक्तिकरण प्रदान करना, हो गए काम। आप चाहें तो और 3-4 काम इसमें बनाकर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बोर्ड है वो है सीमेट, SIEMAT, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये भी तो ट्रेनिंग और मैनेजमेंट वाला ही है, तो इसके काम क्या अलग होंगे? इसमें भी सेम ही चीजें आएंगी। सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े परियोजना कार्य करना, अनुसंधान गतिविधियां जो है वो करना, लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जितनी भी कार्यशालाएं थी उनको अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट है डाइट। तो आप सभी डाइट के स्टूडेंट हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चाहे आप दिल्ली से कर रहे हो या बिहार से कर रहे हो या पंजाब से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, तो ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है इंस्टीट्यूट होता है किस चीज का, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। तो ये जिला स्तरीय शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता लाने के लिए काम करता है। ये पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है, अकादमी एवं संसाधन सहयोग जो है वो प्रदान करता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाता है, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा DURC, डिस्ट्रिक्ट अर्बन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। तो ये अर्बन एरिया की बात करेगा। इसका भी काम वही है, विद्यालय गुणवत्ता सुधार हेतु सहयोग करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा संबंधी आंकड़े एकत्रित करना, विद्यालय के बच्चों पर उपलब्धि परीक्षण कराना और साप्ताहिक व मासिक मीटिंग जो है वो तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, याद कर लें इसको, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये जिला व राज्य स्तर पर संबंधी सभी विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षण संबंधी आंकड़े अपडेट करता रहता है कि कौन से साल कौन सा सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सी चीजों की जरूरत नहीं है, कौन सी नई चीजें ऐड करनी चाहिए, ये सारी चीजें फिर हमें वहां पे पता चलती हैं। नियमित रूप से विद्यालय भ्रमण करते रहते हैं। ये जो इंस्पेक्टर लोग आते हैं आपके स्कूलों में, इंस्पेक्शन जब हुआ करते थे कभी आपने देखा होगा, तो इन्हीं बोर्ड से तो अधिकारी लोग आया करते थे। अच्छे प्रदर्शन हेतु योजनाएं बनाना, विशेष विद्यार्थियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन करना, ICT का सहयोग जो है वो देना। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है CRC यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ये उससे भी थोड़ा नीचे आ जाता है। क्षेत्र के विद्यालयों में ये जो है अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत है तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देता है। क्षेत्र स्तर पर यह संसाधन समूह का निर्माण करता है। यहाँ पे क्षेत्र यानी क्लस्टर की बात हो रही है, बड़े एरिया की बात नहीं हो रही है। राज्य परियोजना विभाग व शहरी जिला सहयोगियों द्वारा दिए गए निर्देशों का ये पालन करते हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ भी ये सहयोग करते हैं। तो ये था आपका यूनिट 1 SLM का, स्कूल लर्निंग जो है आपका मैनेजमेंट, इसका यूनिट 1। मुश्किल नहीं है, इजी है, ध्यान से समझेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और ये आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया यूनिट। जल्दी ही मैं इसका यूनिट 2 भी लेकर